दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 8 के पॉलिटी विषय का सेशन चला रहे हैं, जिसमें आज हम अध्याय 4 न्यायपालिका, जो कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आपको पता है कि क्लास 6, 7, 8 के ज्योग्राफी पूरी एनसीईआरटी हमारे चैनल पर उपलब्ध है और सिविक्स के 1, 2, 3 अध्याय भी कंप्लीट करके डाल दिया गया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज अध्याय 4 न्यायपालिका के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। न्यायपालिका अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमें इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो आपसे ये प्रश्न पूछता है कि भारतीय न्यायपालिका किसका नियंत्रण होता है? तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय होती है, ये इसका आंसर होता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों का जवाब मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं न्यायपालिका की क्या भूमिका है। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वे यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। तो जब ये प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा कि केंद्र व राज्य सरकार के जब बीच कोई विवाद पैदा होता है तो उसका न्याय कहाँ होता है? तो न्यायपालिका, सर्वोच्च कोर्ट, और दो राज्यों में भी जब कोई विवाद होता है तो उसकी भी समाधान न्यायपालिका में होती है। फिर अगला है न्यायिक समीक्षा। इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ से प्रश्न बनता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकता है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्या न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय संविधान के द्वारा बनाई गई संसद में कोई कानून को किस आधार पर रद्द करती है? तो वह न्यायिक समीक्षा के आधार पर। तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखिएगा। फिर कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध में व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 के तहत अपना आवेदन कर सकता है। ये देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 49 की भांति यह न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था
1958 में इस इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये देखिए, शिक्षिका की सहायता से विवाद की किस न्यायपालिका के इस तरह के विवादों को निपटारा करती है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच विवाद, दो नागरिकों के बीच विवाद, ऐसे कानून जो संविधान का उल्लंघन करता है। अब स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता का हिमायत करता दिखाई देता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्में जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान की एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त दे रखने के लिए अभी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की यह स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर ये विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। तो सबसे नीचे जो होता है वह जिला अदालत होता है। ये अदालतें हम आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। तो राज्य की सबसे ऊंची अदालत उच्च न्यायालय होती है और उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। तो यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले होते हैं वह देश के सभी अदालतों को मानना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में की गई थी। तो यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ और कब की गई थी। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1862 में की गई थी। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। बम्बई और मद्रास में की गई ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल संख्या याद रखिएगा 25। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा के एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है। चारों के लिए एक ही न्यायालय है। कहाँ? गुवाहाटी का उच्च न्यायालय। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती है, और तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद में है, अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों के राज्यों के अन्य हिस्सों में खंडपीठ भी होते हैं। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी कि यदि जो भी ऊपर का अदालत फैसला दे देता है वह नीचे की सारी अदालतें मानती हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है।
अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का मामला है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया था। 1980 के फरवरी में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा के अस्पताल में मौत हो गई। वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसके साथ शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरना प्रदर्शन किया और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विधि व्यवस्था के विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देख सकते हैं। ये देखिए, ये फौजदारी और दीवानी अलग अलग मामलाएं होती हैं। ये ऐसे फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसने कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि ये फौजदारी मुकदमे होते हैं। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब देखिए दीवानी मामले कैसे होते हैं। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के बीच अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। अब देखिए फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं इसके आधार पर एक तालिका दी गई है। चलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? सिद्धांतः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है।
कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद इसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जनहित याचिका या PIL कब शुरू हुआ था देश में? तो 1980 के दशक में। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था के ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जनहित याचिका या PIL कहाँ दाखिल होता है? यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, बीच के अदालतों में नहीं होता है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। तो ये मिड डे मील की व्यवस्था कैसे हुई थी, प्रश्न पूछता है। तो जनहित याचिका के द्वारा जो दोपहर में बच्चों को स्कूल में खाना दिया जाता है। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। ये जो है आपको दिया गया है, कुछ मामलाएं हुई थी, उसके एवज में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। चलिए यहाँ पढ़ते हैं। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुँचना ही न्याय तक पहुँचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन के अधिकार से। तो जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार की जो शामिल किया गया है वह अनुच्छेद 21 के तहत। इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसले के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ये देखिए, ये कुछ मामला है, यदि आप पढ़ देते हैं। ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं जो आप उन पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है। तो जीवन के अधिकार में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो आजीविका के भी अधिकार को शामिल किया गया है। जबकि पहले वाले फैसले जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे दिए गया फैसला में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाले एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। ये देखिए, ये कुछ तथ्य हैं। भारत में न्यायाधीशों की संख्या उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद 34 हैं और 34 अभी कार्यरत भी हैं। उच्च न्यायालय में 1079 हैं, जबकि कार्यरत न्यायाधीश 655 हैं, रिक्ति 425 है। जिला और
अधीनस्थ न्यायालयों में 22,644 स्वीकृत पद हैं, कार्यरत 17,509 हैं और रिक्ति 5,135 है। तो उच्चतम न्यायालय को ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश काम करते हैं। इस चित्र में ये जो ऊपर का चित्र दिया गया है ये देखिए, इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इसमें प्रोविंशियल आर्मर्ड कांस्टेबुलरी PSC के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मुकदमों के आरोप में मुकदमे चलाए गए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया था। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया यह फोटो है जो ऊपर दिखाया गया है, ये देखिए। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र के एक बुनियादी पहलू है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अब अभ्यास के प्रश्न हैं। तो दोस्तों एक नीचे कुछ लाइनें हैं जिसे हम सोच रहे हैं कि आपको इसके बारे में बता दें, ताकि ये बहुत कभी कभी सुनने को मिलता है। बरी करना, शब्द अवलोकन में बरी करना, जहां अदालत किसी व्यक्ति को उन आरोपों से मुक्त कर देता है जिनके आधार पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था, तो उसे बरी करना कहा जाता है। अपील करना, निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जब कोई पक्ष उस पर पुनर्विचार के लिए ऊपरी न्यायालय में जाता है तो उसे अपील करना कहा जाता है। मुआवजा, किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। बेदखली, आप अभी लोग जिस जमीन मकान में रह रहे हैं यदि उन्हें वहां से हटा दिया जाए तो उसे बेदखली कहा जाएगा। उल्लंघन, किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। तो आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और दोस्तों जो नए वाचर होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारी वीडियो जो शाम को पड़ती है तुरंत बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कंपटीशन के लिए आपको बेहतर एक सुविधाएं हमारा चैनल मुहैया कराता है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।